फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल लेके हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि अब हम लोग एक नया प्रैक्टिस वीडियो शुरू करेंगे और वर्ड पावर सेट शुरू करेंगे। तमाम वीडियो शुरू करने के मैंने आपसे बातें की हैं और धीरे धीरे मैं सब पे काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग मॉडल्स के बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं। बाकी मॉडल्स की भी वीडियो मैं तैयार करूंगा फ्रेंड, और आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ड पावर सीरीज का पार्ट 1। वर्ड पावर सीरीज का पार्ट 1 मैं आपको बता दूं सभी दोस्तों कि वर्ड पावर जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम हाई लेवल एग्जाम की बात करें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लो लेवल एग्जाम की बात करें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम बैठे, व्यापम का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बीएड के एग्जाम्स हो, मैनेजमेंट के एग्जाम्स हो, उसमें सभी में वर्ड पावर का बहुत ज्यादा रोल होता है। क्योंकि वर्ड पावर याद करने में अधिकांश लोगों को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है फ्रेंड। अधिकांश लोगों को बोरिंग लगता है कि हमारे टीचर ने बोला है वर्ड पावर याद करो, तो ये बहुत क्लमजी टास्क लगता है आपको, बहुत ज्यादा टेंशन लगता है कि हेडेक हो जाएगा, कैसे हम याद करेंगे इतना सारा वर्ड। मेरा अपना एक्सपीरियंस है फ्रेंड कि कम से कम 3000 वर्ड का कलेक्शन आपके दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए किसी एग्जाम में बैठने से पहले। अब मैंने 3000 बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। तो धीरे धीरे ही आपको कोई चीज सीखना होगा। एक दिन में आप 3000 वर्ड या एक दिन में मैं 3000 वर्ड नहीं सीख सकता। तो हमने प्लान किया है कि 5 वर्ड हर वीडियो में हम सीखेंगे, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा इन 5 वर्ड के सहारे आप कम से कम 25 से 30 वर्ड सीखें। यानी एक वीडियो में कम से कम 25 से 30 वर्ड आप सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वो सीखने से पहले मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा कि जब भी मैं कोई यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, खासकर वर्ड पावर की, बाकी वीडियोस को आपको ध्यान से देखना ही है। वर्ड पावर के वीडियो को आप अगर सुनते भी हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आप अपना यूट्यूब वीडियो अपने सामने चला दीजिए, आप कंटिन्यू देखिए चाहे मत देखिए, बट अगर वर्ड पावर को सुनते भी हैं फ्रेंड तो भी ये याद हो जाएगा आपको। क्योंकि इसको रटना नहीं है, बार बार सुनते 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 प्रैक्टिस में ले आना है। बस दिमाग में आ जाए, जैसे ही एग्जाम में आपका वर्ड आए और आप आराम से उसका सिनोनिम या एंटोनिम्स का आंसर दे पाए। वर्ड पावर शुरू से करने से पहले मैं 3 चीज आपको हाईलाइट करना चाहूंगा: नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और एक और चीज है वर्ब। आमतौर पे हम जो भी वर्ड देखेंगे, आमतौर पे 98% अगर देखा जाएगा तो इन्हीं चारों में से कोई एक शब्द होगा। यानी कोई भी शब्द अगर हम उठाएंगे फ्रेंड तो इन चारों में से ही कोई एक होगा। यानी वो शब्द या तो नाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या एडवर्ब होगा, या वर्ब होगा। आपको अच्छे से पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। इन चारों के अलावा अगर हम कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन को जोड़ दें तो पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं हम लोग। आप पढ़े होंगे अपने इंग्लिश ग्रामर भी और हिंदी ग्रामर में भी। तो हम देखते हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। कोई भी शब्द आप सीखने जो जा रहे हैं आज से, कोई भी शब्द इन्हीं चारों में से, जनरली इन्हीं चारों में से कोई होगा। जनरली कंजंक्शन हम याद नहीं करते हैं, ठीक है, उनका कोई वर्ड पावर कलेक्शन नहीं है कि हम कंजंक्शन याद करें, बहुत कम है, लिमिटेड है। उस तरह प्रीपोजिशन भी लिमिटेड है, और इंटरजेक्शन को भी याद करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये 4 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दुनिया का कोई भी वर्ड आप उठाइए, आमतौर पे इसी चारों में से उनका एक नेचर होता है, उनकी प्रजाति होती है। या तो वो शब्द नाउन होता है, या तो वर्ड एडजेक्टिव होता है। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या लोगों को आती है, सर हम कैसे पहचाने कि वो शब्द नाउन है कि एडजेक्टिव है। सबसे ज्यादा समस्या आती है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड, कैसे पहचाने कि नाउन एडजेक्टिव। वर्ब तो आप पहचान लेंगे, अगर उस वर्ब का मीनिंग आपको ना में आ रहा है, कोई एक्शन बतला रहा है, तो ऑब्वियस है वो वर्ब है, वर्ब है। और एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाता है। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बतलाता है। तो कोई भी शब्द जो वर्ब हो और उसमें आमतौर पे एडवर्ब के लास्ट में एलवाई शब्द लगता है, हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, आमतौर पे जितने भी एडवर्ब हैं अधिकांश एलवाई को कैरी करते हैं। हमेशा सब एडवर्ब में ऐसा नहीं होता है, बट एक टेक्निक याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। तो आप एडवर्ब को फिलहाल भूल जाइए और याद रखिए इन दोनों को, कि हम कौन सा शब्द को पहचानेंगे कि नाउन है या एडजेक्टिव।
कैसे पहचानेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में, हम दोनों में आपको बता के दिखाते हैं। देखिए इस बात को, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ड पावर का पार्ट 1, जिसमें हमारा 5 शब्द रहेगा। आज का पहला 5 शब्द रहेगा। पहला बेनेवोलेंट, आप कॉपी उठाकर नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर आप रियली किसी एग्जाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। खासकर आप एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, हायर लेवल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, सीडीएस, एमबीए, जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें सब में अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा और वर्ड पावर का खजाना हो जाएगा आपके पास एक दिन। लेकिन धीरे धीरे कर पाएंगे फ्रेंड, एक दिन नहीं। तो आज के 5 वर्ड है। पहला बेनेवोलेंट, दूसरा एक्यूमेन, तीसरा कन्फिस्केट, चौथा सेंसर और 5वां इंसेंडियरी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया फ्रेंड्स जो किसी एग्जाम्स की एट प्रेजेंट तैयारी कर रहे हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए ये पढ़ना आपको जरूरी होगा। आगे फ्यूचर के लिए जरूरी हो सकता है। इंग्लिश का चीज, इंग्लिश के नॉलेज आपको हमेशा कमाते हैं। तो पहला 5 वर्ड में से आज पहला वर्ड है बेनेवोलेंट। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि नाउन और एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। देखिए फ्रेंड, नाउन और एडजेक्टिव हम कैसे समझेंगे कोई वर्ड नाउन है या कोई वर्ड एडजेक्टिव है। हम एक पहला वर्ड बेनेवोलेंट उठाते हैं, अभी मैं इस पर पूरा डिस्क्राइब करूंगा, बट फिर भी एक एग्जांपल उतारो, यहां हम देखते हैं। बेनेवोलेंट का हिंदी मतलब अगर देखें तो होता है दयालु। बेनेवोलेंट का हिंदी मतलब होता है दयालु। अब इसका अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग पता है, मान के चलिए आपको इसका हिंदी मीनिंग पता है दयालु। अब मैं आपको बोलूं, आप बताओ जी, आप ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, आप कैसे बता पाएंगे? आप बोलेंगे सर मुझे नहीं पता। जनरली 100 में से 70 स्टूडेंट यही बोलेंगे सर मुझे नहीं पता। बट इसको हम अपने ऊपर एग्जाम्पल बना के हम पता कर सकते हैं कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, ये शब्द नाउन है या एडजेक्टिव है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु, मान के चलिए मैंने बता दिया आपको। अब बताइए नाउन है कि एडजेक्टिव है। देखिए कैसे बताना है। जब भी कोई शब्द, जब भी कोई वर्ड, ये अंग्रेजी में है ये हिंदी में है तो एक ही चीज। जब भी कोई शब्द आई का मतलब क्या होता है? मैं, आपके ऊपर फिट बैठे, आपके ऊपर उसका एग्जाम्पल बनने लगे, तो वो एडजेक्टिव होगा फ्रेंड। कैसे? देखिए, कोई भी शब्द जब आई बोले तो आपके ऊपर अगर फिट बैठ जाए तो उसको हम एडजेक्टिव मानेंगे। जैसे मैं, आई का मतलब मैं दयालु हूं, मैं दयालु हूं। ये शब्द, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? आप बिल्कुल सही है। वह दयालु है, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। यानी आई को छोड़कर बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ भी फिट होने लगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर फिट होने लगे तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, वो शब्द एडजेक्टिव है। मैंने आई से इसलिए शुरू किया फ्रेंड क्योंकि आदमी जनरली अपने ऊपर अगर कोई चीज को लेकर देखता है तो जल्दी समझ में आता है। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने ऊपर किस चीज को फिट कीजिए। अगर आप बोलिए आई एम बेनेवोलेंट, मैं दयालु हूं, आई एम बेनेवोलेंट, मैं दयालु हूं, तो क्या ये सही जा रहा है? आप हिंदी देखिए इसकी, मैं दयालु हूं, सही जा रहा है? बिल्कुल सही जा रहा है। जब भी आपको नाउन पहचानना हो, जब भी आपको नाउन पहचानना हो तो उसमें आप पास शब्द का यूज कीजिएगा, पास, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि वो शब्द नाउन है कि एडजेक्टिव है। जैसे एक शब्द है बेनेवोलेंस, टी हट गया और सीई लग गया, टी हट गया और सीई लग गया। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है उदारता या दयालुता, दयालुता या उदारता। अब बताइए फ्रेंड कि मान के चलिए आपको पहचानना है ये वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है, ये वर्ड नाउन है कि एडजेक्टिव है, आपको पहचानना है। तो आप क्या बोलेंगे? मैं उदारता हूं, ऐसा बोलेंगे क्या? मैं उदारता हूं। अभी आपने बोला था मैं उदार हूं, मैं दयालु हूं। ठीक सुनने में लग रहा है आपको? तो सुनने में क्या ठीक लग रहा है? मैं दयालु हूं, मैं उदार हूं या मैं उदारता हूं? ऑब्वियस है, मैं उदारता हूं कोई नहीं बोलता है, लेकिन उसके पास उदारता है, उसके पास दयालुता है, लोगों के प्रति जो है, लोगों के प्रति उसके पास दयालुता है, उसके पास उदारता है। समाज में आपके प्रति लोगों के पास उदारता है, समाज में आपके प्रति लोगों के पास उदारता है, उदारता है, इसका मतलब क्या है? ये नाउन है। तो जब भी नाउन पहचानना होगा तो हम पास शब्द, किसी सब्जेक्ट के पास वो चीज है कि नहीं, उससे आगे देखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं इनसे, इन शब्दों से अलग। यहां देखिए,
मान के चलिए हैप्पी एक वर्ड है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आप लोग यूज करते हैं हैप्पी और हैप्पीनेस। ये एडजेक्टिव है कि नाउन? मान के चलिए आपको तो पहले से पता होगा कि हैप्पी एडजेक्टिव है, लेकिन मान के चलिए आपको पता नहीं था और आपको चूज करना था ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, क्या है, ये एडजेक्टिव है कि नाउन है, क्या है। आपको आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या करेंगे फ्रेंड? आप सीधे जोड़ के देखेंगे अपने आप पर। आप देखिए ये आई में फिट हो रहा है कि नहीं। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। आपको हिंदी में नहीं पता होना चाहिए। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश। मैं खुश हूं, सही जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव। और इसको पहचानना है ये एडजेक्टिव है कि नाउन। ये शब्द जो है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की हिंदी क्या होती है? खुशी। हैप्पीनेस की हिंदी होती है खुशी। तो अब आप बताइए मैं खुशी हूं या मेरे पास खुशी है? हम क्या बोलते हैं? उसके पास जीवन में खुशी है, उसके पास खुशी है। तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव नहीं है फ्रेंड, ये नाउन है। तो ये टेक्निक है पहचानने का। आप अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई फिट बैठ रहा है, कोई भी शब्द, तो एडजेक्टिव होगा, और उस सब्जेक्ट के ऊपर फिट बैठ नहीं रहा है तो नाउन होगा। सिंपली सब्जेक्ट के ऊपर फिट बैठ गया तो एडजेक्टिव है, और किसी सब्जेक्ट के ऊपर फिट नहीं बैठ रहा तो नाउन है फ्रेंड। सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पे। जैसे एक एग्जांपल है पुअर, एक एग्जांपल है पॉवर्टी। पुअर का मतलब होता है गरीब और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। अब आप बताइए, जोड़ के देखिए मैं से, मैं गरीब हूं या मैं गरीबी हूं, क्या बोलते हैं आप? मैं गरीब हूं, ये सही सेंटेंस। तो मैं गरीब हूं इसका मतलब आपके ऊपर फिट बैठा था, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और मैं गरीबी हूं ये गलत है, इसका मतलब ये नाउन। मैंने क्या बोला? जो एडजेक्टिव नहीं है वो ऑब्वियस ही नाउन ही है। उसके पास गरीबी है, भारत के पास गरीबी है, हमारे देश के पास गरीबी है। हमारा देश गरीब है। देखिए हमारा देश गरीब है, किस सब्जेक्ट पर फिट बैठा? तो पुअर एडजेक्टिव, और हमारे देश के पास गरीबी है तो नाउन। क्लियर हो रहा है? तो एक टेक्निक है पहचानने का, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का वर्ड पावर। पहला शब्द हम देखते हैं बेनेवोलेंट। सबसे पहले देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, दयालु। इस अर्थ में इसका मीनिंग हम लोग यूज करते हैं हिंदी में। बेनेवोलेंट का मतलब, बेनेवोलेंट एडजेक्टिव है फ्रेंड। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको टेक्निक बताया, आप इसको अपने आप पर उतार के देखिए। मैं उदार हूं, फिट बैठ रहा है? बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जब आपके ऊपर कोई शब्द फिट बैठने लगे इसकी मीनिंग, इसका मतलब वो शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव। और ना बैठे तो क्या होगा? वो नाउन। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार या दयालु। और बेनेवोलेंट स्पेशली यूज किसके लिए होता है? स्पेशली यूज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पीपल, लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हमको जब यह बोलना हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन गरीबों के प्रति दयालु है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बेनेवोलेंट बोलते हैं। या तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, या किसी लोगों के बारे में अगर बात हो कि वो बहुत दयालु हैं तो हम यूज करते हैं बेनेवोलेंट। जब भी मैं आपको इस तरह लिखूंगा फ्रेंड, ESP, इसका मतलब स्पेशली, खास तौर पे, ठीक है। ऑफ का मतलब यहां के बारे में, स्पेशली ऑफ मतलब के बारे में, ठीक है। अब इससे सिनोनिम्स देखते हैं फ्रेंड। मैंने आपको पहले ही बताया हम वीडियो 5 ही शब्द का देखेंगे, बट और सारे शब्द अपने आप सीख लेंगे। तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी। तो बेनेवोलेंट का पहला सिनोनिम हम जो एग्जाम में अक्सर देखते हैं आता है वो है ऑल्ट्रुइस्ट। ALTRUIST। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब भी उदार होता है, दयालु होता है। उसी तरह से चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब भी उदार और दयालु होता है फ्रेंड। वार्म हार्टेड, वार्म हार्टेड, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है उसको वार्म हार्टेड, काइंड हार्टेड ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब फ्रेंड अक्सर आते हैं एग्जाम में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे ध्यान आ गया, जेनरस। आपने भी ये सुना होगा वर्ड जेनरस। जेनरस का मतलब भी उदार या दयालु होता है। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो बेनेवोलेंट के सिनोनिम्स हैं। देखते हैं इसके एंटोनिम्स। सबसे जो मेन एंटोनिम्स मैंने एग्जाम में कई बार देखा है फ्रेंड, मेलवोलेंट। बेनेवोलेंट का उल्टा मेलवोलेंट, जो दूसरों के बारे में दयालु सोच नहीं रखता है उसको मेलवोलेंट बोलते हैं, यानी ये एंटोनिम है। बेनेवोलेंट का उल्टा है। उसी तरह से अनकाइंड। क्यों? क्योंकि बेनेवोलेंट का मतलब ही होता है काइंड, हेल्पफुल।
बेनेवोलेंट का मतलब भी होता है उदार, दयालु, स्पेशली लोगों या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है ये, ठीक है। और एंटोनिम मेलेवोलेंट, अनकाइंड, या एक और भी सिनोनिम है सेल्फिश, इस टाइप से यूज करते हैं फ्रेंड। तो ये इसके सिनोनिम है और ये एंटोनिम है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आपको आना चाहिए। देखते हैं इसके एग्जाम्पल फ्रेंड। मान के चलिए किसी कंपनी की पॉलिसी उसके कर्मचारियों के प्रति दयालु भावना नहीं रखती है, पॉलिसी ठीक नहीं है जिसको हम बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं दिस कंपनी इज नॉट benevolent in its policies। इन इट्स पॉलिसीज का मतलब हुआ कि उसकी कंपनी की पॉलिसी बहुत ही हार्श है, लोगों के प्रति दया नहीं रखती है, वैसी पॉलिसीज उन्होंने फ्रेम की हुई है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको ये लिखना हो तुम गरीबों के प्रति दयालु नहीं हो, तो हम लिखेंगे यू आर नॉट बेनेवोलेंट, यू आर नॉट बेनेवोलेंट टू द पुअर। यू आर नॉट बेनेवोलेंट टू मतलब के प्रति, तुम गरीबों के प्रति दयालु नहीं हो। तो ये बेनेवोलेंट का यूज था। ये हमारा पहला, हमारा दूसरा जो शब्द है वो है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूमेन है क्या। एक्यूमेन एक्चुअली एक नाउन है फ्रेंड, ठीक है, संज्ञा है। और एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता, कुशाग्रता, बुद्धि की तेजी, यहां बोल सकते हैं बुद्धि की तीक्ष्णता, शार्पनेस। आपके जो बुद्धि की जो शार्पनेस होती है उसको एक्चुअली बोलते हैं एक्यूमेन, ठीक है। एक्यूमेन का मतलब होता क्या है? एक्यूमेन का मतलब होता है कि वो चीजें आप तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं जो आमतौर पर दूसरे लोग नहीं जल्दी देख पाते। एवरेज माइंड जिस चीज को जल्दी हाईलाइट नहीं कर पाता है, जल्दी समझ नहीं पाता है, उन चीजों को आप तुरंत अगर पहचान ले रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास एक्यूमेन जबरदस्त है, यानी आपकी कुशाग्रता जबरदस्त है। अब ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि आप पे फिट नहीं बैठेगा। यू आर एक्यूमेन, नॉट यू हैव एक्यूमेन। यू हैव, आपके पास कुशाग्रता है, आप कुशाग्रता हो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यू हैव एक्यूमेन। सो एक्यूमेन, कुशाग्रता, बुद्धि की तीक्ष्णता, तेजी। सिनोनिम्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं इसके फ्रेंड श्रूडनेस। मैं जो भी सिनोनिम देखो फ्रेंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर सुने, जरूर पढ़ें और जरूर देखें वीडियो को। श्रूडनेस, उसी तरह से एंटोनिम सिनोनिम हो सकता है फ्रेंड एस्ट्यूटनेस, हो सकता है इंटेलिजेंस, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं फ्रेंड। मैं 2 ही 3 यहां पर लिख सकता हूं बोर्ड पे। एंटोनिम अगर देखें तो आपका पहला एंटोनिम हो सकता है स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी हो सकता है, इनोसेंस हो सकता है, आपको किसी चीज का पता नहीं चल पाता है, ठीक है, इनोसेंस हो सकता है, स्लोनेस हो सकता है फ्रेंड, वो कोई आदमी बहुत धीरे धीरे किसी बात को समझता है तो उसकी स्लोनेस को, उसकी धीमी गति को हम बोल सकते हैं स्लोनेस है उसके अंदर। तो ये एक्यूमेन का जस्ट उल्टा है, स्टूपिडिटी, इनोसेंस, स्लोनेस। और सिनोनिम हो गया श्रूडनेस, एस्ट्यूटनेस, इंटेलिजेंस, ये सब वर्ड इसके सिनोनिम हुए। तो हमारा दूसरा वर्ड है एक्यूमेन। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक्यूमेन का मतलब है कुशाग्रता, यानी आपके अंदर वो विजडम, वो इंटेलिजेंस जो दूसरों के अंदर जनरली नहीं पाई जाती है, एवरेज माइंड के अंदर वो चीज नहीं है। तो उस एक्यूमेन को हम एग्जाम्पल के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए एग्जाम्पल में लिख रहा है कि सी हैड द business acumen, she had the business acumen to achieve her targets in इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इन टाइम, आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हैं, लॉजिकल होना चाहिए, सही होना चाहिए। She had the business acumen to achieve her targets in time, मतलब उसके पास बिजनेस की तेजी थी, बिजनेस की बुद्धि थी
इसलिए क्योंकि उसने अपना टारगेट्स टाइम पे अचीव कर लिया, तो हम बोल सकते हैं शी हैड द बिजनेस एक्यूमेन टू अचीव हर टारगेट्स इन टाइम। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख सकते हैं फ्रेंड, हर पॉलिटिकल एक्यूमेन won her this election। मान के चलिए किसी इलेक्शन में आप खड़े हुई हो या आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आपके अंदर पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत जबरदस्त है, यानी पॉलिटिक्स कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को रिझाया जाता है, कैसे जनता से वोट जीत लिया जाता है, आपके अंदर उसकी जबरदस्त तेजी है, तीक्ष्णता है, शार्पनेस है। तो उस शार्पनेस को अगर हमको बोलना हो तो हम ऐसे बोलेंगे, हर पॉलिटिकल एक्यूमेन वॉन हर दिस इलेक्शन, यानी उसके पॉलिटिकल एक्यूमेन ने उसे यह इलेक्शन जितवा दिया, वॉन हर जितवा दिया दिस इलेक्शन। इतना दिमाग उसका तेज था पॉलिटिकली, इतना दिमाग उसका तेज था बिजनेस वाला। तो एक्यूमेन को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ये हमारा तीसरा वर्ड है कॉन्फिस्केट। आज का तीसरा वर्ड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? सबसे पहले देखेंगे ये वर्ब है फ्रेंड। मैं आपको आगे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर एन लिखूंगा तो नाउन, ए लिखूंगा तो एडजेक्टिव, वी लिखूंगा तो वर्ब, और अगर ए वी लिखूंगा इसका मतलब एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ऐसे ही इंडिकेट करूंगा मैं आगे के वीडियोस में। देखते फ्रेंड, कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना। इसका हिंदी आप लिख लीजिए, जब्त कर लेना। इसको आप लिख सकते हैं कि टू टेक अवे समथिंग, टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन। टेक अवे ले लेना कुछ, फ्रॉम समवन किसी से। आमतौर पर इसको बोल सकते हैं एज अ पनिशमेंट। हमेशा ऐसा नहीं होगा फ्रेंड, बट आमतौर पर एक पनिशमेंट के तौर पे कॉन्फिस्केट यूज करते हैं कि टू टेक अवे ले लेना समथिंग कुछ, फ्रॉम समवन किसी से कुछ ले लेना, पनिशमेंट उसको बतलाते हुए, उसको पनिशमेंट देते हुए। कॉन्फिस्केट जब्त कर लेना। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है फ्रेंड? कॉन्फिस्केट क्या है? वर्ब है, यानी ये एक्शन बतलाएगा, जब्त करना। सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सबसे पहला सिनोनिम हो सकता है सीज। दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है यूजर्प। जो भी मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूं फ्रेंड, ये एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपको मैच करेंगे, डायरेक्टली लड़ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। यूजर्प। तीसरा इसका सिनोनिम है फ्रेंड एप्रोप्रिएट। और भी सिनोनिम्स लिख सकते हैं, सिक्वेस्टर, अटैच। ये सब ऐसे फ्रेंड्स यूज है। ये अटैच लीगल वर्ड है। अटैच मतलब जोड़ने के सेंस में नहीं है। अटैच मतलब होता है किसी की संपत्ति या किसी के हक वाले चीज पे आप अपना, जब लीगल हक होता है कानून का या कोर्ट का, तो उसको अटैचमेंट बोल देते हैं हम लोग। तो कॉन्फिस्केट का ये सिर्फ सिनोनिम है फ्रेंड। अब एंटोनिम अगर देखें तो इसका मतलब है जब्त करना। तो ऑब्वियस एंटोनिम इसका उल्टा, यानी जैसे गिव हो सकता है, हैंडओवर हो सकता है, दे देना, रिलीज हो सकता है फ्रेंड, कोई संपत्ति आपने ले लिया था, कुछ ले लिया था, या रेंडर हो सकता है। तो ये सब कुछ सिनोनिम और एंटोनिम फ्रेंड। कॉन्फिस्केट का मतलब जब्त कर लेना। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। गौर से देखेंगे मेरे वीडियो को, और अगर आप देख नहीं रहे तो सुनेंगे जरूर, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। वर्ड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और चूंकि बहुत सारे वर्ड पावर याद करने होते हैं, एक दिन में होता नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको हर 2 दिन 3 दिन में वीडियो बनाता रहूं और आप आराम से देखते रहें। एग्जाम्पल देखें फ्रेंड कॉन्फिस्केट के। मान के चलिए एग्जाम में आपको बोला गया था कि मोबाइल फोन नहीं लेके आने के लिए, बट फिर भी आपने मोबाइल फोन लेके वहां गए। तो हम लिख सकते हैं द टीचर कॉन्फिस्केटेड ऑल द मोबाइल फोन्स। The teacher confiscated all the mobile phones during the exam. एग्जाम के दौरान टीचर ने सभी मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए। क्यों? क्योंकि वहां नहीं ले जाना था, एक पनिशमेंट के तौर पर किया गया ऐसा। The guard confiscated
मान के चलिए किसी जेल में कैदियों को लाया जा रहा है, तो कैदियों से क्या क्या चीजें जब्त कर ली जा रही है। देखिए, द गार्ड कॉन्फिस्केटेड द knives and other weapons from the prisoners। प्रिजनर मतलब होता है कैदी। जितने भी कैदी जेल में आ रहे थे बारी बारी करके, एंट्री गार्ड वहां जो खड़ा था वो सबसे चाकू और कई से जो दूसरे हथियार जो छुपाए लिए हुए थे प्रिजनर्स, उनसे उन्होंने क्या कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। तो ये हमारा दूसरा शब्द है, ये हमारा तीसरा शब्द है फ्रेंड, सॉरी तीसरा शब्द है आज का कॉन्फिस्केट। अब हम देखते हैं चौथा जो शब्द है आज का, वो है सेंसर। सेंसर फ्रेंड एक अलग ही वर्ड है, क्योंकि आप अक्सर ये वर्ड सुने होंगे सेंसर बोर्ड, ये अलग वर्ड है फ्रेंड और ये अलग वर्ड है। ठीक है, हम फिलहाल इसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है निंदा करना या निंदा। यानी एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी। नाउन के रूप में इसका मतलब होता है कड़ी निंदा, इसकी हिंदी होती है कड़ी निंदा, यानी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कड़ी निंदा। और वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है फ्रेंड निंदा करना, किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज समबडी। तो ये एक वर्ड है सेंसर, जो नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मतलब है कड़ी निंदा यानी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, और इस वर्ब के रूप में इसका मतलब है निंदा करना, क्योंकि एक्शन बतलाना है। अब हम सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सिनोनिम भी दो तरह के हो सकते हैं, नाउन वाला नाउन का होगा और वर्ब वाला वर्ब का होगा। नाउन वाला देखते हैं सिनोनिम। नाउन में क्या है, क्रिटिसिज्म। तो हमारा सबसे पहला जो सिनोनिम एग्जाम में कई बार आया है, एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन, उसी तरह से कंडेमनेशन। ध्यान दीजिए, इसका सिनोनिम है फ्रेंड सेंसर, नाउन भी है, सेंसर वर्ब भी है। तो जब सेंसर नाउन बने तो उसका सिनोनिम एक्सकोरिएशन, कंडेमनेशन हो सकता है या डिनंसिएशन हो सकता है फ्रेंड। अब वर्ब की बात करते हैं। वर्ब के रूप में सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, तो हमारा सिनोनिम भी वर्ब की तरह हो सकता है ब्लेम, डिनाउंस, इस टाइप से फ्रेंड हो सकता है, ब्लेम, डिनाउंस, और भी बहुत सारे हैं। अब एंटोनिम्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड। तो एंटोनिम्स मतलब क्या, जस्ट उल्टा फ्रेंड। तो सेंसर का नाउन का सिनोनिम क्या हो सकता है, नाउन सेंसर का एंटोनिम क्या हो सकता है, नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में। चूंकि इसका मतलब है निंदा या निंदा करना, तो अगर नाउन के रूप में देखें तो इसका मतलब एंटोनिम हो सकता है ऑनर, प्रेज, इयोलॉजी, पैनगिरिक। मैं जितने भी शब्द बता रहा हूं फ्रेंड, आपको क्लोज टेस्ट में, फिलर क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन आपको एक बार सुनना पड़ेगा वीडियो को, देखना पड़ेगा वीडियो को, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो एंटोनिम है ये फ्रेंड, एंटोनिम मतलब उल्टा, सेंसर मतलब निंदा या निंदा करना, उसी तरह से एंटोनिम होगा ऑनर, सम्मान, किसी को हम प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं, तो उसका ये वर्ड है आपका ऑनर, प्रेज, इयोलॉजी, पैनगिरिक। वर्ब ग्रुप में क्या हो सकता है, एक्लेम हो सकता है फ्रेंड, प्रेज यहां भी हो सकता है, क्योंकि प्रेज आपका नाउन भी है और वर्ब भी है इसी की तरह। ठीक है, पैट भी हो सकता है फ्रेंड। तो पैट मतलब शाबाशी देना हो सकता है, यहां पर हम निंदा कर रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा शाबाशी देना। तो ये हमारा सेंसर हो गया आज का चौथा वर्ड। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ग्रुप में फ्रेंड हम देख रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स censored the newly appointed CEO for his misconduct। देखिए फ्रेंड, मैंने क्या लिखा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेंसर्ड। अब ये यहां सेंसर्ड किस रूप में यूज हुआ है, नाउन के रूप में कि वर्ब के रूप में? ऑब्वियस है, ये V2 है। ठीक है, इसका मतलब ये किस रूप में यूज हुआ है,
वर्क ग्रुप में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए नियुक्त हुए सीईओ को उसके मिसकंडक्ट के लिए डांटा, उसकी कड़ी निंदा की। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, ही मेड दूसरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड। द कैप्टन censored all the bowlers for poor performance। सेंसर्ड निंदा करना के सेंस में यहां हम यूज कर रहे हैं वर्ब। द कैप्टन सेंसर्ड ऑल द बॉलर्स फॉर पुअर परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड ये आज का हमारा वीडियो का चौथा वर्ड। तो फ्रेंड आज के वीडियो का हमारा पांचवा और सबसे अंतिम वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी है क्या फ्रेंड? इंसेंडियरी है हमारा एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंसेंडियरी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आग लगाने वाला। आग लगाने वाला ये हम पर्सन या थिंग यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कोई स्टेटमेंट मान के चलिए किसी ने ऐसा बात कह दिया जिससे आपके तन बदन में आग लग गई, तो उस स्टेटमेंट को इंसेंडियरी बोल सकते हैं। या फिर कोई बॉम्ब फेंक दिया गया जिससे आग लग गई, वो स्टेटमेंट वो चीज इंसेंडियरी हो सकती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे देखेंगे फ्रेंड। तो हम लिख सकते हैं अ पर्सन ऑब्लिक थिंग विच सेट्स फायर। सेट्स फायर मतलब आग लगाना के सेंस में, सेट्स फायर आग लगाना। वैसा कोई व्यक्ति या वैसा कोई चीज जो आग लगा दे अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से, ठीक है, तो उस व्यक्ति को या उस चीज को हम बोलेंगे इंसेंडियरी, आग लगाऊ या आग लगाने वाला। ये एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड? देखिए पहला सिनोनिम जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेटरी, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोवोकेटिव, ये भी पूछा गया है फ्रेंड, प्रोवोकेटिव। इंस्टिगेटिव, इंस्टिगेटिव। बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो तीन ही यहां बताऊंगा सिनोनिम्स। इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, इंस्टिगेटिव, ये सब सिनोनिम्स से फ्रेंड इंसेंडियरी के। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम क्या हो सकता है? जस्ट उल्टा होगा, जैसे पीसफुल, सूदिंग या पीस मेकिंग, कॉन्सिलिएटरी, इस टाइप के वर्ड इसके एंटोनिम हो सकते हैं, क्योंकि इन सब का मतलब होता है शांत करना या सांत्वना देना के सेंस में। किसी चीज को कम करना है, ये आग लगा दे रहा है, ये कम कर रहा है। सूदे से बना है सूदिंग। बहुत सारे वर्ड्स हैं हमको सीखने के लिए। हर एक वीडियो में सब कुछ नहीं सीख सकते फ्रेंड, बट जितना सीख सकते उतना सीखने की कोशिश करनी होगी हम लोगों को। तो हमारा पांचवा वर्ड है इंसेंडियरी, जिसका मतलब है आग लगाने वाला या आग लगाओ, और ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम है इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, इंस्टिगेटिव, और एंटोनिम है फ्रेंड पीसफुल, सूदिंग, पीस मेकिंग या कॉन्सिलिएटरी, और भी बहुत सारे हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इंसेंडियरी अक्सर हमारे राजनेता कुछ ऐसा भाषण दे देते हैं जिससे आम जनता या दूसरे नेता काफी ज्यादा खफा हो जाते हैं। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्रेंड। ही मतलब किसी नेता के बारे में बोल रहे हैं हम। ही ऑलवेज गिव्स incendiary statements to the media। he always gives incendiary statement। statement कैसा रहता है इनका? incendiary, आग लगाने वाला। मीडिया को देते हैं incendiary statements। उसी तरह से we should not discuss
about incendiary topics in the क्लास में हम लोगों को ऐसा कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे के प्रति आग लगाने की भावना बढ़ के, यानी वो टॉपिक जो आसपास के माहौल को गर्म कर दे, हॉट कर दे, वैसा टॉपिक्स हमको डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा फ्रेंड आज के वीडियो में हमने वर्ड पावर सेट पार्ट 1 को शुरू किया है और 5 वर्ड हमने देखे। 5 वर्ड के अलावा हमने कई सारे और भी वर्ड्स देखे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड कि हमारे वीडियो को, वर्ड पावर वीडियो को अधिक से देखें और सुने भी जरूर। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप बगल में मोबाइल रख के आप दूसरा काम कर सकते हैं और सुनते रहें ताकि आपको रिवीजन होता रहे वर्ड्स का। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे सभी वीडियोस को आप प्लीज सिस्टमेटिकली देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और किसी तरह का सजेशन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।